हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आप सभी के लिए एक बार फिर ट्रिपल सी का मॉडल पेपर आ चुका है और आज इस क्लास में आप सभी को मिलेंगे पूरे 100 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनका भी कल एग्जाम है या फिर कल के बाद एग्जाम होने वाला है, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है। आप सभी को पूरा क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो आप इन्हें मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप सभी को आंसर करना है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज डक डक गो। तो आपको बताना है डक डक गो क्या है, ठीक है। इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को पूरा क्लास करना है अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन आपको पता है उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। जिनका आंसर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एक कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। क्या है, डक डक गो एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर 2008 को, ठीक है। 25 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी डक डक गो की, जो कि एक प्रकार का सर्च इंजन है गूगल की तरह। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। यहां पर आपसे पूछा है व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सोशल साइट है या ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। तो फेसबुक क्या है। और आप सभी जो भी आ चुके हैं, सबसे पहले भाई क्लास को शेयर कर दो। तो आप लोग क्लास को भाई शेयर कर दो जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। शेयर और लाइक आप सभी कर दिया करो क्लास को, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, आप सभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आपको क्या बताना है, फेसबुक क्या है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सोशल साइट है। फेसबुक एक प्रकार की सोशल साइट है, इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, बताइए। फेसबुक चलाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए फेसबुक को चलाने के लिए, ठीक है। वैसे आप चला सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो है 13 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष से कम का अगर कोई भी बच्चा है तो वो फेसबुक नहीं चला सकता है। कम से कम उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल ई। अब आपको क्या बताना है, कंट्रोल ई का यूज क्या है। यानी कि कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है या फिर प्रिंट होता है। तो कंट्रोल ई से आपको बताना है क्या होता है। और इस पूरी क्लास में सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आज इस क्लास में मिलेंगे। और ये पूरा क्लास जो भी 100 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हमने एक क्लास दिया था उसको भी आप लोग अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, है ना। इससे पहले कल के क्लास में भी एक 100 क्वेश्चन का क्लास दिया था, उसे भी आप सभी जरूर देखें। तो कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला सेंटर, ठीक है। सेंटर अलाइन होता है। और अगर राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करना होता है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल होता है। सेंटर के लिए कंट्रोल ई होता है। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है व्हाट इज फॉन्ट साइज इन कैल्क। अब आपको बताना है कैल्क में फॉन्ट साइज कितना होता है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा है, कैल्क में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको करना है। तो यहां पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। देखो ध्यान रखना है, कैल्क जो कि लिब्रे ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 10 होता है, इसको ध्यान रखना है। बट कम से कम कितना कर सकते हैं, कम से कम 6 कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम वही 96 कर सकते हैं। ये सभी में लिब्रे ऑफिस चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इंप्रेस हो, कम से कम सभी में
6 होगा और मैक्सिमम सभी में 96 होगा। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वो सबका अलग अलग है। जैसे कि राइटर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 12 है, यानी कि 12 है, और कैल्क में देखेंगे तो आपका 10 है। ठीक है, हो सकता है अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएं, तो जब भी आए आगे तब आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको, हाउ मैनी डिजिट इन यूपीआई पिन। यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? 4 से 6 होते हैं, 6 से 8 होते हैं, 8 से 10 होते हैं, या 4 से 8 होते हैं। यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आज आप सभी को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। इस क्लास के बाद बहुत सारे आपको अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको कल एग्जाम करना है, जिनका भी कल पेपर है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला 4 से 6 डिजिट का होता है आपका यूपीआई पिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बताना है, हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट सेल। आप नेक्स्ट सेल पे कैसे जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, आंसर नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट सेल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैब की प्रेस करना पड़ेगा। टैब प्रेस करते ही आप नेक्स्ट सेल पर चले जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, व्हाट वी कॉल रिटेन वर्क ऑन ट्विटर। ठीक है, ट्विटर पर लिखित कार्य को क्या कहते हैं? आपको बताना है ट्विटर पर लिखित कार्य को क्या कहते हैं, बताइए। पेज, लेसन, पोस्ट या कंटेंट। और यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोस्ट। ट्विटर पर लिखित कार्य को क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं, पोस्ट करना कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, और यहां पर आपसे क्या पूछा है, रिट्वीट किसे कहते हैं? व्हाट इज रिट्वीट। रिट्वीट क्या होता है? ट्वीट करना, किसी के ट्वीट को शेयर करना, किसी के ट्वीट को लाइक करना, या इसमें से कोई नहीं। तो रिट्वीट का आपको जवाब करना है, यानी कि रिट्वीट किसे कहते हैं। रिट्वीट का मतलब है किसी के ट्वीट को शेयर करना। ठीक है, किसी के ट्वीट को क्या करना, शेयर करना। यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट इज स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है, बताइए। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग यानी कि अनसोलिसिटेड मेल। आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, आपके जो ऑप्शन दिए हैं इसमें क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अनसोलिसिटेड मेल, अवांछित मेल। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना है, और यहाँ पे पूछा है, किसी को भेजा गया मेल सेंट बॉक्स में जाता है। जब आप किसी को मेल करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सेंट बॉक्स में जाता है। यानी कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को मेल भेज दिया है तो भेजा गया मेल आपका कहाँ जाएगा। अब इसको थोड़ा समझना, कंफ्यूज नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, द मेल सेंट टू समवन गोज टू सेंट बॉक्स। किसी को भेजा गया मेल सेंट बॉक्स में जाता है ना। तो बिल्कुल सही है, जब आप किसी को मेल भेज देते हैं तो वो मेल आपका सेंट बॉक्स में चला जाता है। एक सेंट बॉक्स होता है, और इस सेंट बॉक्स में वही मेल होते हैं जो मेल आपने किसी को भेजे होते हैं। और जिसको मेल भेजते हैं उसको जो ईमेल रिसीव होता है वो कहाँ होता है, वो इनबॉक्स में रिसीव होता है। तो अगर आपको कोई मेल आया है, आपको इनबॉक्स में रिसीव होगा। आपने किसी को मेल भेजा है तो आपका वो मेल, जो भेजा हुआ मेल है, वो कहाँ जाएगा, सेंट बॉक्स में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कोशिएंट 5,2। यानी कि यहां पर क्या पूछा है, कोशिएंट 5,2 का मान कितना होगा। तो कोशिएंट 5,2 का मान आपको बताना है। सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा, बताएं। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जहां पर कोशिएंट दिया हो, वहां पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 5,2 दिया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ इस 2 से, इस संख्या से डिवाइड करना है, भाग देना है। अगर हम 2 से भाग करते हैं 5 को, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे पूरा पूरा नहीं काटना। 2 से अगर आपको जब 5 को डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे, यहाँ पर एक शेष बचेगा, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 2 आया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। यानी कि हमें इसको बिल्कुल पॉइंट में नहीं काटना है, 2 से डिवाइड करना है, बट पॉइंट में नहीं काटना है। ठीक है, शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका भागफल होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 दूना 4। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
आप, और ये जो फार्मूला है इसको हमने अलग से एक वीडियो में समझाया है, तो आप उसे समझ सकते हैं विद प्रैक्टिकल, वहाँ पे हमने बताया है आपको, तो उसे अगर आप देखेंगे तो और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है IMEI में कितने अंक होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट इन IMEI, IMEI में कितने अंक होते हैं आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 अंक होते हैं। IMEI में कितने अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, और यहां पर आपसे पूछा है FDM का पूरा नाम क्या होता है, FDM का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। FDM का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा बी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है FDM का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म बताना है सभी बच्चों को। तो यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बॉस, BOSS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताएं। BOSS बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं आप सभी भाई क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है आप सभी क्लास को लाइक जरूर करें। बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी आपसे पूछा था कितने डिजिट का होता है, अब आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी हो जाएगा इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म, ठीक है। सभी बच्चों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है, IMEI में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। IMEI में कितने डिजिट होते हैं, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर आपको पता है डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 डिजिट होते हैं IMEI के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, लिंक्डइन व्यावसायिक और रोजगार की साइट है, बताएं। लिंक्डइन व्यावसायिक और रोजगार की साइट है, क्या आप इसे ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे। तो बिल्कुल सही है, और कई बार आता है लिंक्डइन से आप रोजगार ढूंढ सकते हैं, तो आप लिंक्डइन से भी रोजगार ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल राइट है। तो आप इसे ट्रू करेंगे, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, OS कौन सा सॉफ्टवेयर है, OS कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से बताना है एप्लीकेशन है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका यहां पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको करना है। तो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, UPI पिन में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं। अब मैक्सिमम डिजिट यहां पर कितने हो सकते हैं UPI पिन में, ठीक है। अधिकतम डिजिट कितने हो सकते हैं, तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, फिर सी ऑप्शन राइट है। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6, ठीक है। तो अधिकतम डिजिट कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन सा IM का एग्जाम्पल है। तो निम्न में से आपको आंसर करना है कि कौन सा एक IM का एग्जाम्पल है। IM मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सिग्नल है, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसको ध्यान रखना है भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सिग्नल। आपने काफी नाम सुना होगा सिग्नल का भी, है ना, हाल ही में। तो सिग्नल भी क्या है, एक प्रकार का IM का प्रकार है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, और यहां पर आपसे क्या पूछा है, सिग्नल कब लॉन्च हुआ। आपको बताना है सिग्नल कब लॉन्च हुआ, बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आगे आने वाले समय में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सिग्नल कब लॉन्च हुआ,
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई 2014 को। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 29 जुलाई 2014 को सिग्नल लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्नल की स्थापना किसने की? अगर आपसे पूछें कि सिग्नल का फाउंडर कौन है ना, सिग्नल की स्थापना किसने की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बताएं भाई, करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? सिग्नल की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा ये विषय, आप सभी को पता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन, ध्यान रखना है, व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने सिग्नल की स्थापना की। तो यहां पर सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन एक्टन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, और व्हाट्सएप की स्थापना किसने की? तो व्हाट्सएप की स्थापना की जैन कॉम और ब्रायन एक्टन, इन्हीं दोनों ने की थी व्हाट्सएप की स्थापना, जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने। ठीक है, और इसके बाद सिग्नल की स्थापना फिर किसने की? ब्रायन एक्टन, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर थे। तो ध्यान रखना है, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप एक डैश उदाहरण है। अब आपसे क्या पूछा है? व्हाट्सएप एक एग्जाम्पल है, किसका है भाई? इंटरनेट का है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, सोशल साइट का है, या नन ऑफ दीज? तो व्हाट्सएप किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि आईएम का एक एग्जाम्पल है आपका व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल भी इसी में शामिल है ना, आपका टेलीग्राम भी इसी में शामिल है, आपका मैसेंजर जिसे फेसबुक मैसेंजर के नाम से जानते हैं, तो फेसबुक मैसेंजर भी आपका एक प्रकार का क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, जहां पर आप किसी से रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकें, रियल टाइम में वार्तालाप कर सकें। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 25 में आपसे क्या पूछा है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? तो आपको बताना है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और ओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको क्या बताना है? हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? और ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पर बहुत फोकस करना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? F1 होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, F1 शॉर्टकट की होती है हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 27 में क्या पूछा है? डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में इस्तेमाल की जाने वाली आईडी है, बताएं। यानी कि डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में आप कौन सी आईडी इस्तेमाल करते हैं, वो आईडी बताना है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहां पे कौन सा आपका सही जवाब होगा भाई, जल्दी से बताना है। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आधार कार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आधार कार्ड। यानी कि डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट में इस्तेमाल की जाने वाली जो आईडी है वो कौन सी है? आधार कार्ड है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछिए डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है, 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है। और यहां पर आपसे क्या पूछा है? डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, डेबिट कार्ड में जो सीवीवी नंबर होता है वो आपका 3 डिजिट का होता है, यानी कि 3 अंकों का होता है। और अगर आपसे पूछें सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है सीवीवी का फुल फॉर्म, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। और यहां पर आपको बताना है कैल्क में रो की अधिकतम ऊंचाई डैश सेंटीमीटर होती है। यानी कि कैल्क में जो रो की अधिकतम ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में कितनी होती है। मैक्सिमम जो रो की हाइट होती है वो आपको बतानी है। अब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होती है, या 10 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, या फिर 300 सेंटीमीटर होती है। तो आपको सेंटीमीटर में बतानी है कैल्क में जो रो होती है उसकी मैक्सिमम हाइट।
बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से भी कई क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर होती है। कैल्क में जो रो की अधिकतम ऊंचाई पूछी है, यहाँ पे डिफॉल्ट ऊंचाई नहीं पूछी है। अब देखो जरा समझो, यहाँ पे जो कैल्क में मैक्सिमम हाइट है वो आपकी होती है, ठीक है, 99, उसके बाद में 9, यानी कि 99.99 आप बोल सकते हैं, ये होती है अगर आप इंच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो। यानी कि अब यहाँ पर इसको हम 100 भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको 100 सेंटीमीटर का ऑप्शन दिया गया है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर 99 का दिया है, केवल 99 सेंटीमीटर दिया है तो भी करेक्ट कर सकते हैं, और 99.99 दिया है तब भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैल्क में जो रो है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, वो 100 सेंटीमीटर होती है। अब ये तो हो गए सेंटीमीटर में। अब बात करते हैं इंच में, क्योंकि डिफॉल्ट आप देखेंगे तो वहां पर इंच में होती है। तो इंच में होती है आपकी 39.37 इंच। ये जो है मैक्सिमम हाइट है, इससे ज्यादा आप रो की हाइट को नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना कर सकते हैं, 39.37 इंच कर सकते हैं, बराबर आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें डिफॉल्ट जो आपकी रो की हाइट होती है बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 0.18 इंच होती है। कितनी, 0.18 इंच होती है डिफॉल्ट रो की हाइट। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर अगला बताना है आपको, और यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इसमें बताइए कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो आपको पता है क्विक हील, K7, अवास्ट सभी हैं, एडोब एक्रोबेट नहीं है, आपका एंटीवायरस नहीं है ना, एक PDF रीडर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ये एंटीवायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में क्या पूछा है, स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है। बताओ स्टार्ट मेनू कहां पर होता है, किस बार में होता है। आपको जवाब करना है स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है, तो टास्क बार पर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहां होता है भाई, टास्क बार पर होता है स्टार्ट मेनू। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है, सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था, बताओ। सबसे भारी कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में। जाहिर सी बात है पहली जनरेशन में था, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वैसे वैसे कंप्यूटर छोटा होता चला गया। तो पहली जनरेशन में कंप्यूटर सबसे बड़ा था, ठीक है। पहली जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसको भी ध्यान रखना है, काफी क्वेश्चन आता है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ। बताइए अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ। सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा है आईसी के आविष्कारक निम्न में से कौन है। आईसी का आविष्कार किसने किया या किसके द्वारा किया गया। 34 का आपको जवाब करना है, आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैक किल्बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, या इसमें से कोई नहीं। भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। भौतिक इकाई को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, और यहां पे क्या पूछा है, UIDAI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सभी बच्चों को। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का फुल फॉर्म होता है। और आधार कार्ड कहाँ से जारी होता है, तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, UIDAI के द्वारा ही आधार कार्ड को जारी किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या पूछा है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। 37 में बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, F7 यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, रैम कौन सी मेमोरी है। बताओ
विच टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम, रैम जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन को समझिए, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी है, सहायक है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है, यहां पर हो जाएगा आपका वॉलेटाइल है। कैसी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, इसको वॉलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, रैम आपकी अस्थाई मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, इसको भी ध्यान रखना है। कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। और अगर बात करें रोम की तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आप डेटा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बट रोम के अंदर डेटा को केवल आप पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, केवल इसमें डेटा को आप पढ़ सकते हैं। और एक प्रकार की आपकी कैसी होती है, एक स्थायी, एक परमानेंट मेमोरी होती है आपकी रोम, और इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल होता है आपका रोम, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एचडीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेड डिस्क दिया है, यहाँ पे हार्ड डिस्क दिया है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा क्या है आपसे, फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन है। फेसबुक के फाउंडर आपको बताने हैं, बताएं फेसबुक के फाउंडर भाई कौन है। पता होगा आपको, मार्क जुकरबर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेसबुक के फाउंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो सेव कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या आप इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो सेव कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एक ऑप्शन होता है जहां से फोटो को आप सेव कर सकते हैं, तो आपके इंस्टाग्राम में फोटो वहीं पर सेव हो जाते हैं। आपने देखा होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या पूछा है, विंडो 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से तैयारी की है आपने, और अगर नहीं पता है तो आज इसको आप जान लो, इसको नोट कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। विंडो 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, बिल्कुल गूगल क्रोम के समान है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि विंडो 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। हमने कहा आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसको हमने बता ही दिया था आपको मौखिक। तो फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 13 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 13 ईयर आपकी एज होनी चाहिए फेसबुक चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ओरेकल क्या है, आपको बताना है ओरेकल क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म यानी कि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको आंसर करना है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, एमपीयू का फुल फॉर्म यानी कि एमपीयू स्टैंड्स फॉर। एमपीयू स्टैंड्स फॉर मींस क्या हो जाएगा, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। क्या हो जाएगा, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट हो जाएगा एमपीयू का फुल फॉर्म। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ आईएफएससी कोड आर ऑफ रियल यूज टू द बैंक्स, यानी कि आईएफएससी के कितने डिजिट बैंक की पहचान कराते हैं। आईएफएससी में कितने डिजिट या कितने लेटर होते हैं जो कि आपकी बैंक की पहचान कराते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई कौन सी बैंक है। तो कितने लेटर होते हैं, शुरू के 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। 4 होते हैं, 4 लेटर होते हैं शुरुआत के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, आईवीआर स्टैंड्स फॉर मींस आईवीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आईवीआर का पूरा नाम, ठीक है। आईवीआर का पूरा नाम आपको बताना है।
IVR का मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है आपका, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन में बताना है व्हाट्सएप में हम ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, क्या ये सही है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप बना सकते हैं। यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है या करते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है इंडिया की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर, जाहिर सी बात है, गूगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, गूगल। ठीक है, जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है कौन सा? गूगल। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंक्डइन किसके द्वारा विकसित किया गया? यानी कि लिंक्डइन को किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? और ये सभी फाउंडर्स नेम जो भी हैं आपके, सभी फाउंडर्स नेम हमने आपको अलग से पढ़ा दिए हैं और उसको हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर सभी फाउंडर्स नेम विद डेट के साथ वहां पर हमने बताए हैं आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड हॉफमैन, ऑप्शन नंबर पहला यहां पे राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या बताना है? राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? राइटर का एक्सटेंशन आपको सभी के आनी चाहिए, राइटर हो या फिर कैल्क हो या फिर आपका इंप्रेस हो, सभी के आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। तो राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt होता है। देखो यहां पर ODT हो जाएगा, इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ODS लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट, तो ODS स्प्रेडशीट का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैल्क हो जाएगा, कैल्क का हो जाएगा। ठीक है, ODP मतलब प्रेजेंटेशन, तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा इम्प्रेस का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो इम्प्रेस का .odp, ODT आपका राइटर का और ODS कैल्क का होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, रूलर की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? आपको क्या बताना है? रूलर की शॉर्टकट की बतानी है, बताओ कौन सी होती है? किस शॉर्टकट की से आप रूलर को हाइड या शो करा सकते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+Shift+R आप प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+Shift+R से आप रूलर को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर नहीं लगा सकते हैं? विंडो 10 में आप टास्क बार को कहां पर नहीं लगा सकते हैं? बॉटम में नहीं लगा सकते हैं, सेंटर में नहीं लगा सकते हैं, लेफ्ट या टॉप में नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटर में। टास्क बार जो होती है ना, सबसे नीचे आप देखेंगे टास्क बार होती है, तो टास्क बार को आप कहां नहीं लगा सकते हैं? विंडो में आप टास्क बार को बीच में नहीं लगा सकते हैं, सेंटर पे नहीं लगा सकते हैं। बाकी आप बॉटम में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं और टॉप में भी लगा सकते हैं, बट सेंटर में टास्क बार को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, टास्क बार पर जाकर के आपको राइट क्लिक करना है, वहां पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा और प्रॉपर्टीज से आप फिर टास्क बार को लगा सकते हैं जहां पर भी लगाना चाहते हैं, बट सेंटर पर नहीं लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, IIS का पूरा नाम बताना है, बताओ IIS का फुल फॉर्म बताओ भाई क्या होगा? इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? IIS का फुल फॉर्म तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे क्या पूछा है? 500 रुपीज के नोट का रंग कलर पूछा है, कैसा होता है बताओ? 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 500 रुपीज के नोट का रंग पूछा है कैसा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोन ग्रे होता है। कैसा होता है? स्टोन ग्रे होता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, MMID कितने डिजिट का होता है? MMID का आपको डिजिट बताना है, कितने अंक का होता है, और इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये कितने डिजिट का होता है? 7 का होता है। ऑप्शन नंबर डी, 7 डिजिट का होता है आपका MMID, यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या पूछा है, OTP कितने समय के लिए वैध होता है, वैलिड होता है? OTP कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है आपसे ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है। ईसीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, ईसीएस का फुल फॉर्म बताओ यहां पे क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो जाएगा आपका ईसीएस का फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखना है। और जो बच्चे भाई अभी अभी क्लास से जुड़े हैं, आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करो और क्लास को भाई शेयर कर देना। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं आप लोग शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है, ताकि और भी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके और उनको भी हेल्प मिल सके अपने एग्जाम में। ठीक है, विंडोज 64 बिट और विंडोज 32 बिट से फास्ट होता है, यानी कि यहाँ पे यह पूछा है कि भाई विंडोज 64 बिट जो है वो विंडोज 32 बिट से फास्ट होता है, तेज होता है। बताओ क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, विंडोज 64 बिट वाला 32 बिट से क्या होगा, फास्ट होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ई करेंगे, यानी कि यहां पर ट्रू हो जाएगा। निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा बताना है भाई, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, डॉस, आईओएस और सिम्बियन। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है आपको बताना है। और मोबाइल की बात की गई है तो देखो भाई विंडोज भी मोबाइल के लिए होता है, ठीक है। आईओएस भी होता है मोबाइल के लिए, एप्पल का आपको पता है। सिम्बियन नोकिया मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिम्बियन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर डॉस जिसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये नहीं होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं हो जाएगा। बाकी सभी किसके लिए होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट डॉस नहीं है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट में जॉब मिलती है? यानी कि कौन सी हैकिंग आप सीखते हैं जिससे आपको नौकरी मिलती है, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सी आप हैकिंग सीखेंगे जिसमें आपको जॉब मिलेगी? तो ये हो जाएगा इथिकल हैकिंग, ठीक है। इथिकल हैकिंग यानी कि जो इथिकल हैकर होते हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो अगर आप इथिकल हैकिंग सीखते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, इसको ध्यान रखना है। यानी कि जो ये हैकिंग होती है ये किसी गलत कार्य के लिए नहीं होती है ना, गलत कार्य के लिए हैकिंग नहीं की जाती है, बट किसी चीज को सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए हैकिंग की जाती है, जिसको इथिकल हैकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, और यहां पर क्या पूछा है, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है 63 में कौन सा राइट आंसर है, लिनक्स या यूनिक्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कैल, CAL। लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? कैल, CAL का करते हैं, इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्लाइड में आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स में जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद में कहां जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आप जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा क्या है आपसे, ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? ओटीपी जनरेट करने के लिए, वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? कई बार जब आप कहीं लॉगिन करते हैं तो कई बार आपसे ऑप्शन भी आता है कि आप एसएमएस पर ओटीपी चाहते हैं, मेल पर आप चाहते हैं, या फिर कॉल आप चाहते हैं, सीधे आपको कॉल आए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो भाई रजिस्टर्ड पोस्ट पर तो आप नहीं ले सकते हैं, ईमेल भी हो जाएगा, एसएमएस भी हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? तो यहाँ पर भाई रजिस्टर्ड पोस्ट ये विधि मान्य नहीं है, बाकी ईमेल, एसएमएस, कॉल मान्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा क्या है, क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया? क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो क्यूआर कोड का आविष्कार किया गया है 1994 में, और ये किसके द्वारा किया गया? डैंसो वेब के द्वारा किया गया, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा क्या है आपसे, यहां पर पूछा है क्वोशिएंट 54,7 का मान कितना होगा? ठीक है, क्वोशिएंट 54,7 का मान आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको करना है, अभी हमने समझाया है आपको क्वोशिएंट फार्मूला कैसे काम करता है, तो बस
उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपको क्या करना है, देखो यहां पे दिया है 54,7 क्वोशिएंट लगाया तो हमें 7 से भाग देना होगा 54 को, तो यहां पर जो आपका भागफल होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 7 से भाग करेंगे 54 को तो देखो 7 सते 49 होता है, ठीक है, और 7 अट्ठे 56 होता है, तो 56 54 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट में काटना नहीं है, तो 7 सते 49 करेंगे, इसका मतलब यहां पर 7 हमारा भागफल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, हम एक बार इसको आपको लिब्रियोफिस कैल्क में भी बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसको यहां से कॉपी करते हैं एक बार और फिर से हम आपको लिब्रियोफिस कैल्क में लेकर चलते हैं। यहां पर आप जब इसको पेस्ट करेंगे, देखो क्वोशिएंट 54,7 है, 7 से भाग करना है 54 को, पॉइंट में नहीं काटना है, ठीक है, और जो भागफल आएगा वही आपका जवाब होगा, तो 7 सते 49 हो जाएगा, यानी कि 7 आपका राइट आंसर होगा। देखो आप यहां पर आपका आंसर देखो क्या हुआ, 7 आया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी है, और इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया भी है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा 7। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, लिब्रियोफिस में अनलिमिटेड रोज जोड़ी जा सकती हैं, क्या आप लिब्रियोफिस में अनलिमिटेड रोज ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फिर ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए 69 में क्या पूछा है, कंप्यूटर भाषा में एरर को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर भाषा में जो एरर होती है उसको क्या कहते हैं, बताओ, किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर भाषा में एरर को किस नाम से जानते हैं? तो बग नाम से जानते हैं। एरर को किस नाम से जानते हैं? बग नाम से जानते हैं। और उस एरर को दूर करना क्या कहलाता है? डिबग कहलाता है। तो बग और डिबग ध्यान रखना है, एरर को बग नाम से जानते हैं और उसको दूर करना डिबग नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आरडीएस? आरडीएस का पूरा नाम बताना है। यहां पर हो जाएगा बी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीआर का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआर? बीआर का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको बताना है 71 में। इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर आपका सी है, वर्चुअल रियलिटी होता है बीआर का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिलॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? डिजिलॉकर पर आप कौन सी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं? किस फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं डिजिलॉकर पर? MP4, PDF, JPEG या फिर PNG? बताओ कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो आपको पता है MP4 नहीं कर सकते हैं, कोई वीडियो फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, MP4 आपका हो जाएगा फिर यहां पर सही जवाब। डिजिलॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई फाइल अगर आप अपलोड करना चाहते हैं डिजिलॉकर में तो कितने साइज की वो फाइल होनी चाहिए, कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं डिजिलॉकर में। ठीक है, 10 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं डिजिलॉकर में, इसको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, तो यहां पर पूछा है आपसे डिजिलॉकर में अधिकतम कितना स्पेस मिलता है? टोटल स्पेस आपको डिजिलॉकर में कितना मिलता है? 2 GB का मिलता है, 1 GB का मिलता है, 20 GB का मिलता है या फिर 10 GB का मिलता है? टोटल स्पेस कितना मिलता है आपको डिजिलॉकर में? तो सही जवाब हो जाएगा 1 GB। टोटल स्पेस आपको कितना मिलता है? 1 GB का मिलता है, इसको ध्यान रखना है। और डिजिलॉकर के लिए क्या आवश्यक है? तो आधार कार्ड आवश्यक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां सेव होती है? अगर कोई फाइल आप हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं तो वो कहां सेव हो जाएगी? रिसाइकल बिन में जाएगी, क्लिप बोर्ड में जाएगी, डॉक्यूमेंट में जाएगी या डेस्कटॉप पर जाएगी? बताओ, हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट की तो आपकी वो फाइल कहां जाएगी? तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में जाएगी, इसको ध्यान रखना है, रिसाइकल बिन में वो फाइल आपकी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, ये सब क्या है? प्रोसेसर है, डोमेन नेम है, OS है या फिर नन ऑफ दीज?
तो विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड लोन सोना रखने के बाद ऋण लेने की प्रक्रिया है। गोल्ड लोन जो है वो सोना रखने के बाद आपको ऋण मिलता है, ऐसी ही प्रक्रिया है। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, गोल्ड लोन सोना रखने के बाद ऋण लेने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंप्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। यानी कि इंप्रेस में कोई भी शेप आपने डाला है, कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला है और इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें बैक पीछे भेजना है, सेंड टू बैक करना है, तो क्या इसकी शॉर्टकट की होती है? कौन से शॉर्टकट की से हम सेंड टू बैक कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस से हम सेंड टू बैक कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है? इंप्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, इंप्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ? 79 में कौन सा राइट आंसर होगा? नई स्लाइड इंसर्ट करनी ही आपको कंट्रोल M दबा सकते हैं आप, सिंपल है, कंट्रोल M से आपकी नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, इंप्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प डैश पर मिलता है। कौन सा विकल्प? एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF। अब ड्राइंग टूल बार पर मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलता है, प्रेजेंटेशन या ऑल ऑफ दीज। एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाता है? सीधे ही हमें मिल जाता है भाई स्टैंडर्ड टूल बार पर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहां पर आपको बताना है, कैल्क में किसी सीट को आप किस मेनू में जाकर रीनेम कर सकते हैं। कैल्क में किसी सीट को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो कौन से मेनू में जाकर आप उस सीट को रीनेम कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में? बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो किसी सीट को अगर रीनेम करना है, इसके लिए आप सीट वाले मेनू में आ जाएंगे कैल्क प्रोग्राम में। कहाँ आएंगे? सीट मेनू में आकर के आप उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे ही आप कैल्क प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर आपको एक मेनू मिलता है सीट नाम से। देखो यहाँ पर ये सीट वाला मेनू है, इसमें आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है रीनेम सीट का। तो यहाँ से आप सीट का नाम रख सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं, तो आपकी सीट रीनेम हो जाती है। और सीट जैसा आपको पता है यहाँ पर ये सीट बंद होती है, ऐसे आप सीट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीट का नाम है वो आप रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ जाकर के? सीट मेनू में जाकर के रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? IFSC का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्या होता है इसका पूरा नाम? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट यहां पर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन देखिए, UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको बताना है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो राइट आंसर होगा NPCI के द्वारा। ठीक है, NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कहा गया? पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया? यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको ध्यान रखना है, लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, RPA का अर्थ होता है, RPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। RPA का मतलब क्या होता है? यहां पर हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर B यहां पर होगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का पूरा नाम, और इसका पोर्ट नंबर आपको बताना है। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 25, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे B हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ठीक है, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है? और ये सभी कमांड भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं,
अगर आपने देखी होंगी या फिर हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास करते हैं उनको सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा LPR करेक्ट, ठीक है, LPR करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। NIIT का फुल फॉर्म बताओ, NIIT का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, NIIT का फुल फॉर्म। तो यहां पर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या है आपसे, UFS का फुल फॉर्म। UFS का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम आपको बताना है। UFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा यूनिक्स फाइल सिस्टम, ऑप्शन आपका पहला क्या हो जाएगा, यूनिक्स फाइल सिस्टम हो जाएगा UFS का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंप्रेस में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इंप्रेस में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो C हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछें इंप्रेस में नेविगेटर ऑन करने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 होता है। वैसे राइटर और कैल्क में क्या होता है, राइटर और कैल्क में होता है आपका, राइटर और कैल्क के अंदर क्या होता है, केवल F5 होता है, केवल F5 होता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे अगर पूछें इंप्रेस के अंदर नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंप्रेस में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है। इंप्रेस में जो पेज होता है उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है, बताओ भाई। यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, इंप्रेस में टेबल डालने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे, और ये क्वेश्चन आप सभी गलत करेंगे, है ना, और चेक करना हमने सही कहा या फिर गलत कहा, ठीक है, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी कैसा करोगे भाई, गलत करोगे, ठीक है। देखते हैं कौन सही करेगा। जो सही करे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि पता चले कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया है। इंप्रेस में टेबल डालने के लिए कौन सी मेनू में, आपको किस मेनू में जाना होता है इंप्रेस में। ऑप्शन में होम दिया है, टेबल दिया है, इंसर्ट दिया है, फॉर्मेट दिया है, तो यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, टेबल में नहीं। बहुत सारे बच्चों ने टेबल दिया होगा, और इसीलिए हमने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन टेबल नहीं है, इंसर्ट में आपको मिलेगा टेबल डालने का ऑप्शन। देखो भाई, टेबल का तो मेनू ही नहीं है, टेबल का तो मेनू ही नहीं है आपके इंप्रेस में। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा, ठीक है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहां से चलते हैं प्रेजेंटेशन पर, और यहां से आप देखो टेबल किस मेनू में जाकर के डाल सकते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर कोई भी टेबल का मेनू ही नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आपको आना होगा इंसर्ट मेनू में, क्योंकि यहां पर जो मेनू आपके दिए गए हैं वो फाइल हैं, एडिट हैं, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स और विंडो। अब अगर आपको टेबल डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां इंसर्ट मेनू में आना होगा। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखो, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, शेप्स के बाद में टेबल का ऑप्शन है, और यहां से फिर आप टेबल डाल सकते हैं। आपको यहां पे क्लिक करना है, जब क्लिक करेंगे तो आप यहां से टेबल डाल सकते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको कॉलम की संख्या 5 मिलती है और रो की संख्या 2 मिलती है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट कॉलम 5 और रो आपको 2 मिलते हैं, और ये इंसर्ट मेनू में जाकर के आप टेबल को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इंप्रेस में किसी स्लाइड को हाइड करने के बाद स्लाइड शो में वह स्लाइड नहीं दिखाई देती है। अगर आपने इंप्रेस के अंदर किसी भी स्लाइड को हाइड कर रखा है और जब आप उसको स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड शो में आपको वो स्लाइड नहीं दिखाई देती है, ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जब आपने जो स्लाइड बनाई है, किसी स्लाइड को अगर आपने हाइड किया है तो स्लाइड शो में वो आपको स्लाइड नहीं दिखाई देगी, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है, इंप्रेस में डिफॉल्ट स्लाइड होती है। डिफॉल्ट स्लाइड इंप्रेस में कैसी होती है, टाइटल और कंटेंट मिलता है, टाइटल और स्लाइड मिलती है, टाइटल एंड 2 कंटेंट मिलते हैं, या टाइटल ओनली मिलता है। डिफॉल्ट स्लाइड कैसी होती है इंप्रेस में, तो भाई यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ,
ऑप्शन बी हो जाएगा टाइटल स्लाइड। कैसा? टाइटल स्लाइड होता है। चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं इम्प्रेस में। अभी आप देखेंगे यहां पर जो डिफॉल्ट लेआउट है वो कौन सा है? देखो यहां पर ऊपर टाइटल है और नीचे आपको एक सब टाइटल मिलता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अभी आपका यहाँ पे टाइटल और स्लाइड वाला है, तो यहां से आप ब्लैंक ले सकते हैं, ये टाइटल और स्लाइड होगा। यहां पर देखेंगे तो टाइटल और कंटेंट होगा, एक टाइटल और नीचे कंटेंट। यहां पर क्या होगा? टाइटल और होगा और 2 कंटेंट होगा। यहां पर टाइटल ओनली होगा। ऐसे करके अलग अलग लेआउट हैं, आप यहां से कोई भी लेआउट रख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो लेआउट मिलता है वो आपको कौन सा मिलता है? टाइटल स्लाइड वाला मिलता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा टाइटल स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। इक्वल 256, ठीक है, ऑब्लिक मिनिमम लिखा है यानी कि मिन, उसके बाद में 2, 5, 6, ठीक है, 2, 5, 6। अब इसका मान आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यहां पर मिनिमम को सॉल्व कर लेना है। मिनिमम, अब देखो यहां पे लिया है मिनिमम 2, 5, 6। बताओ भाई मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, तो बस ये सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर 2 आ चुका है। अब यहां लिखा था 256 ऑब्लिक, ठीक है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब 2 से हमें अगर भाग कर देंगे 256 को, 2 से डिवाइड करोगे 256 को, तो आंसर कितना होगा बताओ? 128 हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा, 128 आपका सही जवाब होगा। इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, एक बार फिर से हम कैल्क में लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अब हमने कैल्क में इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपके सामने है 256 ऑब्लिक मिनिमम, आप यहाँ पे 2, 5, 6। जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 128 आ चुका है। 128 कैसे आया? पहले इसको सॉल्व किया गया है, मिनिमम 2, 5, 6, इसका वैल्यू आया 2 क्योंकि मिनिमम पूछा है, और 2 से फिर हमने डिवाइड किया है 256 को, तो आंसर हमारा आ चुका है 128। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है 128। कंट्रोल बाई का उपयोग कब करते हैं? कंट्रोल बाई का उपयोग कब करते हैं बताओ? 96 में कौन सा राइट आंसर है? कंट्रोल बाई का उपयोग कब करते हैं? रेडो करने के लिए करते हैं। रेडो करने के लिए कंट्रोल बाई, अंडो करने के लिए कंट्रोल के साथ में जेड, कंट्रोल के साथ में जेड, अंडो करने के लिए, रेडो के लिए कंट्रोल बाई, ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। अगला क्वेश्चन बताओ, यूडेमी क्या है? आपको बताना है यूडेमी क्या है, बताओ। ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में काफी आया, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है 98 में स्क्रॉल बार के प्रकार, स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की स्क्रॉल बार होती है? बहुत ही सिंपल है, आपको आंसर पता होना चाहिए। स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है ना? 2 प्रकार की होती है आपकी, एक हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्क्रॉल बार 2 प्रकार की होती है एक। और यहाँ पर आपको बताना है 99 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? तो यहाँ पर बताना है बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, बताओ। वाई डिफॉल्ट फंट साइज की बात करें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब भी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कुछ लिखते हैं, वहां पर कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, तो वहां पर जो डिफॉल्ट फंट साइज होता है वो 18 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, वहां पे फंट साइज 18 होता है। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे पूछा है DES के आविष्कारक कौन है? DES के आविष्कारक कौन है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसके आविष्कारक पूछे हैं। तो सही जवाब करना है सभी बच्चों को। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IBM। ध्यान रखना है, IBM आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो आप सभी का, जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे, आप हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें ताकि हम उनको अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो प्रश्न आप हमें कहाँ कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं? info.CCByFirstStudy@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर हमें 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे अपने क्वेश्चन बता सकते हैं ताकि हम उन्हें अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में भी आपकी क्लास है, सुबह 7:45 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मॉर्निंग की सुबह 7:45 की क्लास भी आप सभी जरूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।